हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए क्लास 10th का मैथ्स और मैथ्स में आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1, लेकिन एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है इस चैप्टर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज है, एक टर्म होता है जिसका नाम है सीक्वेंस। क्या है? सीक्वेंस। अब सवाल ये उठता है कि सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। तो देखिए क्या है, अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर। सीक्वेंस क्या होता है? अरेंजमेंट होता है साहब। क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। किसका अरेंजमेंट होता है? नंबर्स का। ठीक है, इन अ डेफिनेट ऑर्डर, एक डेफिनेट ऑर्डर में नंबर्स का अरेंजमेंट एक डेफिनेट ऑर्डर में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम रूल। आ रहा समझ में? आ रहा है। तो सीक्वेंस क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर है एक डेफिनेट ऑर्डर में और एक कुछ अकॉर्डिंग टू कुछ रूल्स के हिसाब से। ठीक है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग, जैसे 1 3 5 7 9। अब ये क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर है। एक इसमें रूल है। क्या रूल है कि देखो हर एक अगला टर्म पिछले टर्म से 2 ज्यादा है। जैसे मैं ये अगला टर्म है तो ये अगला टर्म पिछले टर्म से 2 ज्यादा है। जैसे ये टर्म देखो ये 5 है और ये पिछले टर्म से 2 ज्यादा है। जैसे ये टर्म देखो ये 7 है, ये पिछले टर्म से 2 ज्यादा है। जैसे ये टर्म देखो ये पिछले टर्म से 2 ज्यादा है। ठीक है। तो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है एक डेफिनेट ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू सम रूल। नेक्स्ट आता है अपने पास दूसरा टर्म जिसका नाम है टर्म्स। अब टर्म्स का मतलब क्या होता है? ठीक है। तो द वेरियस नंबर अकरिंग इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड टर्म। जो टर्म के अंदर जो वेरियस नंबर होते हैं, ठीक है, सीक्वेंस के अंदर जो वेरियस नंबर होते हैं, ठीक है, वेरियस नंबर्स इन सीक्वेंस के अंदर जो वेरियस नंबर होते हैं उसको बोलते हैं टर्म। जैसे मान लो ये दिया रखा है एक सीक्वेंस। क्या दे रखा है? सीक्वेंस। तो जो ये पहला टर्म है इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। और इसको दिखाएंगे T1 से दिखा दो या A1 से दिखा दो। किसे दिखा दो? A1 से। जैसे सीक्वेंस का दूसरा मेंबर है तो इसको बोलेंगे सेकंड टर्म। क्या बोलेंगे? सेकंड टर्म। और इसको दिखाएंगे T2 से। किसे दिखाएंगे? T2 से। ये थर्ड टर्म है तो इसको किसे दिखाएंगे? T3 से। T3 से दिखाओ या A3 से दिखाओ, बात बराबर है। जैसे ये फोर्थ टर्म है, इस सीक्वेंस का ये फोर्थ टर्म है तो इसको दिखाएंगे T4 से। ये फिफ्थ टर्म है तो इसको दिखाएंगे T5 से। ये सबसे लास्ट वाला टर्म है तो इसको बोलेंगे nth टर्म। क्या बोलेंगे? nth टर्म। और इसको दिखाएंगे Tn से या इसको दिखाएंगे An से। किसे दिखाएंगे? An से। बात समझ में आ रही है? आ रही है। नेक्स्ट अब अगला सवाल आता है कि भाई एपी होता क्या है? तो एपी क्या है? एक स्पेशल केस ऑफ सीक्वेंस है। क्या है? स्पेशल केस ऑफ सीक्वेंस वेयर डिफरेंस बिटवीन ए टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। और जो कांस्टेंट होता है उसको क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो अपने पास क्या है, जैसे एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास एक सीक्वेंस है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो ये एक सीक्वेंस, अब ये सीक्वेंस में जैसे अगला टर्म, ये फर्स्ट टर्म T1, ये सेकंड टर्म T2, ये थर्ड टर्म T3, ये फोर्थ टर्म T4, ये फिफ्थ टर्म। तो T2 माइनस T1 करो, कितना आएगा? 3 माइनस 1 1 2। T3 माइनस T2 करो, T3 माइनस T2 तो 5 माइनस 3 कितना आएगा? 2। T4 माइनस T3 करो तो T4 कितना है? 7 माइनस 5 कितना आएगा? 2। तो देखो ये बार एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है ना? तो इस कांस्टेंट नंबर को क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे भाई? कॉमन डिफरेंस। ठीक है। उसी तरह आता है नेक्स्ट पॉइंट जिसको बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी। जो एपी का जनरल टर्म होता है वो क्या होता है? A, A प्लस डी, A प्लस 2, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। बात समझ में आ रही है? आ रही है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या है? nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म ऑफ एपी बोले तो टी, किसकी बात करेंगे हम लोग? Tn की। तो nth टर्म ऑफ एपी कैसे निकालेंगे? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ A का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म, n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, और D का मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस। बात समझ में आई? तो इसको नोट करिए। अब हम एक्सरसाइज 5.1 चालू करेंगे। उससे पहले इसको नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? कर लिया। आया समझ में? सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, टर्म क्या होते हैं, एपी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है और एपी का nth टर्म क्या होता है। ठीक है।
चलिए एक्सरसाइज 5.1 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक अ एपी। आपको बताना है, आपको सिचुएशंस दे रखी है, आपको बताना है किसमें एपी बन रहा है। ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड RS 8 रुपए फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप फर्स्ट किलोमीटर चलते हो, टैक्सी से फर्स्ट किलोमीटर चलते हो तो कितना पे करना पड़ता है आपको? 15 रुपीज। अगर आप फर्स्ट किलोमीटर चलते हो तो 15 रुपये पे करना होता है। लेकिन अगर आप आगे चलते हो, फर्स्ट किलोमीटर चला 15 किलोमीटर पे करना। ठीक है, कहने का मतलब कैसे? मान लो ये पॉइंट है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी है तो आपको कितना रुपये पे करना है? 15। अगर A से B जाना है तो आपको 15 रुपये पे तो करने पड़ेंगे, साथ में क्या बोला है? एडिशनल किलोमीटर कितने देने पड़ेंगे? 8 रुपये। ठीक है। तो सेकेंड किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा आपको? सेकेंड किलोमीटर के लिए कितना? 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 कितना हो गया? 23 रुपये। कितने? 23 रुपये। उसी तरह अगर तुम थर्ड किलोमीटर आगे और जाते हो तो कितना पे करना पड़ेगा? 23 रुपये पे तो करने पड़ेंगे, 8 रुपये और एडिशनल पे करना पड़ेगा। तो 23 प्लस 8 कितने हो गए? 31। कितने हो गए? 31। उसी तरह अगर तुम फोर्थ किलोमीटर चलते हो, फोर्थ किलोमीटर तो 31 रुपये देने होंगे, 8 रुपये और एक्स्ट्रा लगेगा तो कितना आएगा? 39। कितना लग जाएगा? 39। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया 15, ये हो गया 23, ये हो गया 31 और ये हो गया 39 एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब जरा देखना है ये एपी में है कि नहीं है। तो कुछ नहीं करना, क्या करते हैं? दूसरे टर्म को पहले टर्म से घटा दो, 23 माइनस 15। ठीक है, उसी तरह तीसरे टर्म को दूसरे टर्म से घटा दो। ठीक है, उसी तरह चौथे टर्म को तीसरे टर्म से घटा दो, बस। तो 23 में से 15 का कितना आएगा? 15 5 5 3 8, वैसे ही 8, इसी तरह घटाओ 8। तो देखो बार बार सेम चीज आ रहा है, मतलब सबका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है ना। अगले टर्म में से पिछला टर्म घटा रहे हैं तो सेम ही आ रहा है। जो सेम वैल्यू आती है इसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो बोल सकते हो यस दिस सीक्वेंस इज एपी विथ कॉमन डिफरेंस 8। ठीक है, तो जो ये सीक्वेंस बन रहा है वो सीक्वेंस एपी में है और जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 8। बात समझ में आई? नोट करिए, सेकंड पार्ट करते हैं इसका। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट कहता है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स the amount of air present in a cylinder। ठीक है, when a vacuum pump removes 1/4 of air, ठीक है, 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर में कुछ एयर भरा हुआ है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर, सिलेंडर में जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो है x। क्या है? x। अब क्या करते हो? वैक्यूम पंप को जैसे हटाते हो, 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, तो इतना 1/4 क्या होता है? निकल जाता है। तो लेट कर लिया वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर कितना है? x। अब इसमें से 1/4 निकल जाता है तो x में से 1/4, x का 1/4 कितना हो गया? x का 1/4 मतलब x/4 क्या हो गया? x/4। तो पहले कितना था? after first talk, after remove vacuum pump first time। जब पहली बार आप वैक्यूम पंप हटाओगे तो क्या होगा? पहले x था, x में से इतना रिमूव हो गया तो कितना बच जाएगा? x माइनस x/4 कितना बचेगा? 3/4 ऑफ x। ठीक
ठीक है। तो पहले तो हमने मान लिया कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर है सिलेंडर में कितना है, x है। आफ्टर रिमूव वैक्यूम पंप फर्स्ट टाइम, जब पहली बार आप वैक्यूम पंप हटाए तो उस टाइम एयर कितना होगा 3/4x, ठीक है। अब फिर क्या करोगे, अब फिर हटाओगे तो इसमें से कितना कम हो जाएगा, इसमें से 1/4 कम हो जाएगा। तो कितना है 3/4x, इसमें से कम कितना होगा 3/4x का 1/4 रिमूव होगा। तो 3/4x का 1/4 कितना हो जाएगा 3x/16, कितना हो जाएगा भाई 3x/16, ठीक है, ठीक है। तो आफ्टर रिमूव वैक्यूम पंप सेकेंड टाइम, जब सेकेंड टाइम हटाओगे तो है कितना 3/4x, इसमें से कितना निकल चुका होगा 3x/16, बोले तो कितना आएगा ये 4×4=16 है ना, 4×3=12 है, 12 में से 9x/16 कितना आ गया होगा 9x/16। उसी तरह आफ्टर रिमूव वैक्यूम पंप थर्ड टाइम, जब थर्ड टाइम आया होगा तो अब इसमें से इसका 1/4 निकालो, तो 9x/16, इसका 1/4 मतलब 1/4, तो कितना आएगा 9x/64 है ना। तो है इतना 9x/16, इसमें से इतना निकल चुका है, तो कितना बच जाएगा ये 16×4=28, 36, ये 36 - 36x - 9x/64 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9×7, ठीक है ना, 27 आ जाएगा, 27x/64। बात समझ में आ रही है, आ रही है। तो देखो पहले कितना था x, फिर कितना हुआ, ये कितना हो गया अपने पास फर्स्ट टाइम में 3/4x, फिर कितना हो गया 9x/16, फिर कितना हो गया 27x/64, ठीक है। ये सीक्वेंस मिलेगा आपको, मिलेगा। अब क्या करो, दूसरे टर्म में से पहला टर्म घटा के देखो, दूसरे टर्म में से पहला टर्म घटा के देखो, 3/4x में से x घटाओ, कितना आएगा -x/4, कितना आएगा -x/4। उसी तरह 9x/16 में से घटा के देखो 3x/4, तो कितना आएगा, ये आएगा 9x - 12x/16, 9 - 3x/16। क्या डिफरेंस सेम आ रहा है, क्या सेम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दिस सीक्वेंस इज नॉट इन AP, कहने का मतलब ये सीक्वेंस AP में नहीं है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। आ रहा समझ में, कहने का क्वेश्चन समझ में आया ना कि हमने मान लिया कि जो एयर है सिलेंडर में x है, अब उसमें से जब आप रिमूव करते हो, वैक्यूम पंप रिमूव करते हो, तो इतना एयर रिमेनिंग, सिलेंडर में इतना एयर रिमेनिंग होता है। तो x था, इसका 1/4 कितना हो जाएगा x/4 हो जाएगा, इसका x का 1/4 कितना हो जाएगा x/4। तो टोटल कितना था x, इसमें से इतना निकल चुका है x/4 निकल चुका है, तो कितना बच जाएगा 3/4 ठीक है। फिर जब सेकेंड बार हटाओगे तो क्या होगा, इतना है, अब इतने का 1/4 कितना हो जाएगा 3x/16। तो देखो इतना था तो 3x/4, अब इतने में से इतना निकल चुका है, तो 3x/4 में से माइनस करो 3x/16, तो कितना बच जाएगा 9x/16। उसी तरह अब निकाल लिया, और हमने देखा कि जो सीक्वेंस आ रहा है वो AP में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, इसलिए नहीं है। बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन करते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट कहता है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट इज 150। आप वेल मतलब एक कुआं खोद रहे हो, ठीक है, ठीक है। जब आप क्या करते हो, एवरी मीटर इज व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर फर्स्ट मीटर। जब आप 1 मीटर खोदते हो कुआं, जब आप कुआं खोद रहे हो, कुआं खोदने से 1 मीटर जब आप खोदते हो तो आपको कितना कॉस्ट देना पड़ रहा है 150। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर कितना है 150, ठीक है। उसी तरह कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट 2 मीटर, पहले 2 मीटर का कॉस्ट कितना करना पड़ेगा, पहले मीटर के लिए 150 है, लेकिन आगे करता हो एंड डाइजेस्ट बाय 50। फिर अगर पहले मीटर के लिए 150 है, अगर तुम 2 मीटर करवाते हो तो आपको 50 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे, ठीक है। तो 150 + 50 बोले तो 200, कॉस्ट कितना हो जाएगा भाई 200 हो जाएगा। उसी तरह अगर आप 3 मीटर करते हो, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर
फर्स्ट 3 मीटर। पहले 3 मीटर के लिए कितना करने का पड़ेगा, 2 मीटर के लिए 200 है, तो 3 मीटर के लिए 50 रुपये और क्या गया ना बोला, एंड राइजेस बाय 15, राइजेस बाय 15, 50 रुपये बढ़ता जाएगा। तो ये 200 हो गया, अब प्लस 50 कर दो, कितना हो जाएगा 250। बात समझ में आ रही है, आ रही है। उसी तरह कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट 4 मीटर, पहले 4 मीटर का कॉस्ट कितना होगा, अभी 250 है, फिर 50 रुपये बढ़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई 300, कितना आ जाएगा 300। तो आप देख सकते हो क्या आ रहा है 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300 एंड सो ऑन। क्या ये सीक्वेंस एपी में है, तो देखो दूसरे टर्म को पहले टर्म से घटाओ, कितना आएगा 50, तीसरे टर्म को, ये तीसरा टर्म है, दूसरे टर्म में से घटाओ, कितना आएगा 50। तो देखो सेम आ रहा है, तो यस दिस इज इन एपी, ठीक है। और जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 50 है। बात समझ में आ रही है, आ रही है, ठीक है, ठीक है। नोट करिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। कोई दिक्कत इसमें, अरे बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फोर्थ पार्ट कहता है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन Rs 10,000 रुपी इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट R% पर एनम। तो आपने ये कॉन्सेप्ट क्लास 8 में पढ़ा होगा कि मान लीजिए आपने क्या किया, P रुपये डिपॉजिट किया, आपने बैंक में P रुपये डिपॉजिट किया, ठीक है, और आपको मिलता है R% कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या मिलता है, R% कंपाउंड इंटरेस्ट। जो पैसा आपने डिपॉजिट किया उस पर R% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है पर एनम, मतलब हर एक साल, ठीक है। और आपने जमा किया n ईयर्स के लिए, मान लेते कितने ईयर्स के लिए, n ईयर्स के लिए, कितने के लिए, n ईयर्स के लिए। तो जो आपका मनी होगा, ठीक है, जो आपका मनी होगा, क्या होगा, जो आपका पैसा होगा, ठीक है, n साल के बाद आफ्टर n ईयर्स जो आपका पैसा होगा वो कितना हो जाएगा, आपका पैसा आफ्टर n years your money will be, कितना हो जाएगा भाई, P इंटू में 1 प्लस R बाय 100 की पावर n, ठीक है, ठीक है। तो सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा। इसने कितने डिपॉजिट किए, 10,000, कितना हुआ 10,000, ठीक है, ठीक है। तब P की वैल्यू कितनी आ गई 10,000 इंटू 1 प्लस कंपाउंड जो रेट कितना है 8, तो 8/100, ठीक है। और इसकी n की वैल्यू कितनी रखोगे 1, फर्स्ट ईयर के लिए, कितना ये फर्स्ट ईयर के लिए। उसी सेकंड के लिए क्या होगा, ये 10,000 1 प्लस 8/100, और ये इसकी पावर कितनी आएगी 2, ये क्या हो गया सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर में, ठीक है, ठीक है। आ रहा समझ में, मतलब 2 साल बाद उसको इतना पैसा क्या होगा मिलेगा, ठीक है, ठीक है। 3 साल बाद तब P कितना है 10,000 है, 1 प्लस 8/100, और यहाँ पे कितना आएगा 3, ये क्या है थर्ड ईयर। तो आप देख सकते हो ये मिल गया आपको सीक्वेंस। अब T2 को T1 में से घटाओ और T3 को T2 में से घटाओ, आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं मिलेगा, मतलब दिस इज नॉट AP, ठीक है। आप खोल के घटा के देखना, ये AP में नहीं मिलेगा, ठीक है, ठीक है। सेकेंड टर्म को फर्स्ट में से घटाना, थर्ड को सेकेंड टर्म में से घटाना, आपको जो मिलेगा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं मिलेगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया इसका मतलब ये सीक्वेंस एपी में तो नहीं है। बात समझ में आई? नोट करिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड करते हैं। आया समझ में? आया। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर P रुपये आप डिपॉजिट करते हो R% की कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है, n ईयर्स के लिए, तो जो आपको आफ्टर n ईयर्स जो पैसा रिटर्न होगा वो कितना मिलेगा, P इंटू में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, ठीक है, ठीक है। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन था। आया समझ में? आया। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP, ठीक है। पहले चार्ट के AP के 4 टर्म लिखने हैं जिसका A और D आपको पता है। तो आपको पता है AP के पहले 4 टर्म कौन कौन से होते हैं? पहला टर्म तो A होता है, दूसरा टर्म A प्लस D होता है, तीसरा टर्म A प्लस 2D होता है, जबकि चौथा टर्म A प्लस 3D होता है। तो A कितने रखा है 10, तो ये 10 आ गया। A प्लस D 10 प्लस 10 20।
उसी तरह ए कितना आ गया 10 और 2d 10 दूनी 20 प्लस 10 30। ए कितना है 10 और डी कितना है 10 33 प्लस 10 40। तो ये एपी का पहले 4 टर्म। बात समझ में आई। उसी तरह देखो सेकंड क्वेश्चन, ए दे रखा है -2, डी दे रखा है 0। तो पहला टर्म तो ए होगा, दूसरा टर्म ए प्लस डी होगा, तीसरा टर्म ए प्लस 2d होगा, चौथा टर्म ए प्लस 3d होगा। ए कितना है -2, ए प्लस डी -2 प्लस 0 -2, ए डी तो 0 है तो ये -2 और ए भी क्या आएगा -2। तो ये पहले 4 टर्म आ गए ए पी के। बात समझ में आ रही है? आ रही है। इसी तरह इसको देखो, तो पहला टर्म तो ए होगा, दूसरा टर्म ए प्लस डी, तीसरा टर्म ए प्लस 2d और चौथा टर्म ए प्लस 3d। ए कितना आ गया 4, 4 - 3 1। और ये देखो -6 प्लस 4 तो ये 2 आ गया। ये देखो डी कितना आ गया -9 प्लस 4, -9 प्लस 4 कितना आ गया 5, -9 प्लस 4 कितना आ गया 5। ठीक है, -9 प्लस 4 तो -5 आएगा, कितना आएगा -5। बात समझ में आ रही है? आ रही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह इसको देखो, ए दे रखा है डी दे रखा है, तो फर्स्ट टर्म तो ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d और फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। ए कितना है -1, ए प्लस डी -1 और प्लस 1/2 -1/2, ए प्लस 2d, ए -1 प्लस 2 डी कितना आ गया 1/2, कट गया, कट गया। तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा हमारा 0। कितना आ जाएगा 0। और वैसे a प्लस 3d -1 प्लस 3 इंटू डी 1/2, -1 प्लस 3/2 तो कितना आ गया 1/2। कितना आ गया 1/2। तो ये आ गया AP का फोर्थ टर्म। उसी तरह ये देखो, इसका फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म a प्लस d, इसका a प्लस 2d और इसका a प्लस 3d। a कितना है -1.25, a प्लस d, दोनों को प्लस करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 10, 2 2 4 और 1 5 और a माइनस का 1.5। अब दोनों a कितना है, देखो a प्लस 2d निकालो, तो इसका दोगुना करोगे तो 25 दूनी 50 अपॉन 100 है ना। तो 0.5 माइनस का 0.5 आएगा और 0.5 में ये ऐड करो तो माइनस का 1.25 अपॉन 5, 5 7.1 तो माइनस का 1.75 आएगा। उसी तरह a प्लस 3d 25 से 75 होता है ना, तो 0.75 आ जाएगा ये माइनस का, और ये माइनस का 1.25 और ये 0.75 माइनस का 7 2 9 10 को 0 से ले 1 1 2 है ना, तो ये -2 आ गया। कितना आ गया -2। तो ये हो गए AP के पहले 4 टर्म। बात समझ में आई? नोट करिए इसको। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने एक्सरसाइज 5.1 चालू कर दिया है और आज हमने उसका इंट्रोडक्शन लिया और एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया। अगले लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।